हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश आनंद है और मैंने 64वीं बीपीएससी में 54वां स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले मैंने सीएपीएफ 2018 की परीक्षा में भी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में चयनित हो चुका था और आज मैं डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको बीपीएससी तैयारी के संबंध में अपनी स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चुनौतियां आपको आएंगी और उन चुनौतियों का आपको कैसे सामना करना चाहिए और क्या क्या आपकी छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा कुछ ब्राउनी पॉइंट्स दिला सकते हैं इस एग्ज़ाम में या आपको सफल बनाने में और ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या इस तरह की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसकी तैयारी के बेसिकली दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है बेसिक तैयारी का स्टेज और दूसरा मैं कंसिडर करता हूँ एडवांस तैयारी का स्टेज। बेसिक तैयारी के स्टेज में हम बेसिकली अपने आप को जो हम परीक्षा निकालना चाहते हैं या हमने जो लक्ष्य तय किया हुआ है वो लक्ष्य क्या है, वो कितने स्टेजों में होता है, उससे किस किस सर्विसेज में मेरा चयन हो सकता है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में खुद को अवेयर कर रहे होते हैं, खुद को फेमिलियर कर रहे होते हैं। जैसे हम बीपीएससी परीक्षा को ही ले लें तो हम बेसिक तैयारी वाले स्टेज में हम जान रहे होते हैं कि बीपीएससी परीक्षा कब होती है, इनसे किन किन सेवाओं का चयन होता है, ये परीक्षा कितने स्टेजेस में होती है और ये परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स हमें उपलब्ध होना चाहिए, कौन सी कोचिंग सही होती है, कहाँ से गाइडेंस लेना चाहिए। और एडवांस परीक्षा का दौर वो होता है जब हम अपने आप को थोड़ा बहुत फेमिलियर कर रहे होते हैं और हमें क्लियर पता होता है कि हमें अगला अटैम्प्ट देने के लिए अब जाना है और किस में हमें अगला अटैम्प्ट देना है। तो उसके जस्ट साल भर, 12 महीने, 15 महीने पहले का जो दौर होता है, वहाँ से हम एडवांस परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। तो बेसिक परीक्षा में मैं बेसिकली 4 चीज़ें कंसिडर करना चाहता हूँ कि बेसिक परीक्षा वो होता है जब आप मुख्यतः 3-4 जो आधारभूत चीज़ें होती है, वो चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, आप बेसिकली यही 3-4 चीज़ें करते हैं। स्टार्टिंग जो फाउंडेशन वाला जो दौर होता है, ये बेसिक तैयारी वाला दौर, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ना, जैसे कि अपने आप को अपनी राइटिंग हैबिट्स क्या हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, या फिर अपने अंदर कुछ कुछ हैबिट्स जो होते हैं, कुछ कुछ हॉबीज़, कुछ कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब डेवलप करना हो। तो ये वो दौर होता है जब हम अपने ज्ञान का जो नॉलेज का जो दायरा होता है एक्चुअली उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो देखिए, कोई भी परीक्षा हो, जैसे बीपीएससी कोई लेते हैं तो ये 3 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों ही स्टेज हमारे नॉलेज के 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को, 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखती है, जांचती है। जैसे प्रीलिम्स जो होता है वो हमारे नॉलेज का जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है उसको जांचता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन से मेरा मतलब है कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं, आपका ज्ञान जो है, आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स सोर्सेज से है। तो मेंस जो होता है वो एक्चुअली हमारे वर्टिकल नॉलेज का टेस्ट होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक को कितने ज़्यादा डायमेंशंस में बता सकते हैं, कितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से उसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे होते हैं फ्लड की, तो हम फ्लड को कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से, फ्लड का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, उसके कितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स को दिखा रहे होते हैं। ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल नॉलेज का एक्सपेंशन। और इंटरव्यू जो होता है वो आपके एक्चुअली इंटरनल नॉलेज को एक्सप्रेस करता है। तो तीनों स्टेजेस जो होते हैं वो नॉलेज के 3 अलग अलग डायमेंशंस को टेस्ट करते हैं। तो हमें तीनों ही जो ये पर्सपेक्टिव है नॉलेज का, उन तीनों की ही तैयारी करनी पड़ेगी किसी भी परीक्षा को, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए हमें तीनों ही नॉलेज के, हॉरिजॉन्टल को भी, वर्टिकल को भी और अपने इंटरनल नॉलेज जो होता है उन तीनों को आपको एक्सपेंड करना होगा, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे बीपीएससी को हम लेते हैं तो इसकी प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है वो 150 नंबर की होती है और वो 2 घंटे की परीक्षा होती है। तो जो कुछ मैं ऐसी बातें करूँगा कि सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत जगह से प्राप्त हो जाएंगी, बहुत लोग बताने वाले मिल जाएंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर बताने वाले मिल जाएंगे। मैं छोटी छोटी ऐसी 2-4 बेसिक बातें करूंगा जो कि आमतया मिस हो जाती है। वो छोटी बातें होती हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते उन सब बातों पे, वो बातें आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण हमें लगने लग जाती है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो हमारा लास्ट का जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं 1 नंबर 2 नंबर इन्हीं पे निर्भर करता है
और यही छोटी गलती से आप 1 नंबर गंवा दिए और आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। जैसे मैंने ही 2016 का जो मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का, वो मैंने लेस देन 1 मार्क से अपना प्रीलिम्स खोया था। प्रीलिम्स का कट ऑफ था 115 के आसपास था, मेरा 114 पॉइंट कुछ था, मतलब लेस देन 1 मार्क से मैंने मिस किया। तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एक छोटी सी गलती करते हैं और आप पूरे के पूरे मतलब 1 साल की तैयारी 2 साल की तैयारी से आप अपना तैयारी का पूरा गंवा चुके होते हैं। तो इन्हीं सब छोटी चीज़ों को आप कैसे अवॉइड करेंगे, मैं उसकी चर्चा करूँगा। जैसे प्रीलिम्स बीपीएससी का 150 क्वेश्चंस का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि प्रीलिम्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं दे पाते और क्या हो जाता है कि वो उनके दिमाग से ये हट जाता है कि नेगेटिव नहीं होता और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे एग्जाम जितने भी हैं, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे, हर जगह नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है। तो पहला क्या चीज़ है, आपको पूरे के पूरे जो 150 क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करना, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। दूसरा बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो है ऑप्शन ई। तो आप अभी तक दूसरी तैयारी के लिए 4 ऑप्शंस को लेकर के चलते हैं कि इन्हीं 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे ऑप्शन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो ऑप्शन ई इतना ज़्यादा उलझाऊ है। क्या है ऑप्शन ई कि आइदर मोर देन 1 और नन ऑफ द। तो उसमें देखिए दोनों ही चीज़ बिल्कुल डुअलिटी है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि या तो इसमें इनमें से एक से अधिक है या फिर कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको अगर आंसर सही करना है तो आपको वो फैक्ट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो रहे हैं तो आपको डाउट होगा, तो आप कहेंगे कि पता नहीं, ये हो सकता है नन ऑफ द फॉलोइंग हो जाए। तो बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है उसमें ऑप्शन ई जो होता है वो हर साल मैंने देखा है कि 10 क्वेश्चन ऑप्शन ई से होते हैं और यही निर्धारित करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, नहीं जाएगा, कौन अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ऑप्शन ई के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। तो आप ऑप्शन ई को लेकर के स्पेशल तैयारी कीजिए। जब भी आप बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप ऑप्शन ई के लिए स्पेशल अपनी स्ट्रैटेजी बना करके चलें कि कैसे वो हो। तीसरा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ जो है वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होता है। यूपीएससी जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल आपकी नॉलेज की टेस्टिंग करती है, लेकिन बीपीएससी जो होता है वो बहुत ही फैक्चुअल होता है। वहाँ पे जैसे पूछा जाता है कि सनलाइट जो है वो अर्थ पे पहुँचती है कितने, हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि 8 मिनट्स में पहुँचता है, वो एग्जैक्ट आपको देगा 8.2 सेकंड्स, 8.23 सेकंड्स, 8.24 सेकंड। जनरली बीपीएससी या कोई पीसीएस एग्जाम इतनी फैक्चुअल होती है। तो आपको फैक्ट्स एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि वो कितना 8.23 है। जैसे फॉरेस्ट एरिया ही पूछा था पिछली बार कि बिहार में कितना है, तो आपको फॉरेस्ट का एरिया विद ट्री कवर सबका एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए कि ये 9.27 है, 9.3 है। अगर 9.27 है और आप 9.3 पर टिक कर रहे हैं तो आप वो फिर गलत कर जा रहे हैं। तो आपको एग्जैक्ट जो डेटा होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ऑप्शन ई में आप फंस करके आप गलत कर चुके होते हैं। और फिर एक और अगली जो सिग्निफिकेंट चीज़ है बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में कि उसके कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शंस हैं। आप अगर उन सब पोर्शंस के ऊपर फोकस करते हैं तो आप इजीली नंबर जो कट ऑफ होता है वो 100 के आसपास जाता है। 100 पे 105 जब कभी जाए, कभी 106, कभी 110, मतलब 110 के ऊपर अगर आप हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं। तो उसमें क्या 10 नंबर मैथ्स के। अब 10 नंबर मैथ्स के ऐसे हैं जो 10 के 10 आप ला सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा मैथ टफ नहीं आता। एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाता था, अब नहीं है अब वो बिल्कुल क्लास 10 लेवल का है। और जो सीसेट का यूपीएससी पूछती है उसी के आसपास का, तो आप 10 के 10 सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग क्या फोकस करते हैं, लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, लोग जीएस पे फोकस करते हैं, लोग बाकी हिस्ट्री वगैरह चीज़ों पे फोकस करते हैं, बिहार पे फोकस करते हैं, लेकिन मैथ वाला पोर्शन छूट जाता है। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो थोड़ा उसको और इंप्रूव करके कोशिश कीजिए कि 10 के 10 नंबर जो हैं वो आपके बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। ये आपका जो है वो सिक्योर कर लीजिए कि 10 नंबर आपका मैथ वाला ऐड हो जा रहा है। दूसरा सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो साइंस एंड टेक का आता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। इसके भी 10 से 15 से 20 क्वेश्चन हर बार रहेंगे और ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे मैथ की प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं, आप बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे जो भी आपको सही लगे, या आप क्लास 10 लेवल का कोई भी बुक लेकर के सॉल्व कर लीजिए, सफिशिएंट होगा। साइंस टेक के लिए मैंने लूसेंट का फॉलो किया था। लूसेंट का जो लास्ट के 20-25 पन्ने हैं बीपीएससी के लिए सफिशिएंट होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप एक चीज़, एक डेटा को आप अच्छे से आप याद कर लीजिए वहाँ पे। और क्वेश्चन साइंस के उतने टफ नहीं होते हैं कि आप उसमें उलझ जाएं, बस आपको थोड़ा सा डेटा करेक्ट होना चाहिए। वो थोड़ा सा ऑप्शन में उलझा देते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से उसका फ्रेमिंग रहता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज, तो आपको लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वहाँ पे वो ऑप्शन ई दे देते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन भी दिया हुआ रहता है, वाटर वेपर भी दिया हुआ रहता है। तो आपको सेंटेंस का फ्रेमिंग जो दिया हुआ है कि मेन कंपोनेंट्स है कि कंपोनेंट है, तो वहाँ पे जो एस होता है, जो प्लूरल जो हो जाता है, उस पर भी आपको, मतलब क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरह से हो रहा है उस पर आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। उसके कारण से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं।
बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रीलिम्स में होता है बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस का। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक बिहार का हिस्ट्री और कल्चर का होगा और दूसरा जो है बिहार के करंट अफेयर्स का होगा। बिहार हिस्ट्री और कल्चर के लिए जो सबसे अच्छी सोर्स की बुक है वो है इम्तियाज़ अहमद साहब की सब्जेक्टिव है। देखिए आप ये किताब इंग्लिश में है नहीं, हिंदी में ही है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी याद करने में या पढ़ने में समझने में ये किताब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये मैं मानता हूँ इसको मस्ट बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्टिव, क्योंकि वो बिहार के हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछेंगे जो आप जनरली नहीं पढ़ पाए होंगे किसी और सोर्स बुक में। वो इतनी गहराई में इतना घुस घुस के पूछते हैं। जैसे मैं ही भागलपुर का हूँ, उसमें पूछ दिया गया था भागलपुर में असहयोग आंदोलन एक क्वेश्चन था पिछले बार की, उसका नेतृत्व किसने किया था, तुम दूसरी किताबों में मैंने वो जिक्र नहीं कहीं पढ़ा था। तो वो इम्तियाज़ अहमद की जो सब्जेक्टिव वाली बिहार स्पेशल की बुक है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। वो बुक को आप पढ़ लीजिए, उसके एक एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से निश्चित से 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला जो पोर्शन हो जाता है वो होता है बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे। बिहार का करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी डिस्कस होता है, एनुअल होता है और 6 मंथली भी डिस्कस होता है। वो यूट्यूब पे आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने घटना चक्र का हिंदी में आता है, 6 मंथली मैगजीन आती है घटना चक्र करंट अफेयर्स की, वहाँ से बिहार स्पेसिफिक जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं, जिस तरह का बीपीएससी पूछता है वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं 5 से 8 पन्ने 10 पन्ने काफ़ी होते हैं साल भर के, उसमें मैंने वहाँ से तैयारी की थी और उसमें से 5-7 क्वेश्चन मुझे मैच कर गए थे। एक और जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है बीपीएससी में वो हो जाता है आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। तो ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, तो बेसिक है ही। उसके अलावा आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप जीसी लियोंग आपको पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपको महेश बनवार की किताब जो सबसे फैक्चुअली डील करती है इसमें, वो आप रेफ़र कर सकते हैं ज्योग्राफी वगैरह के लिए। हिस्ट्री के लिए आप जो रेफ़र कर सकते हैं बुक्स, उसमें से मॉडर्न के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम मस्ट है, वो तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम हो। उसके अलावा स्पेक्ट्रम के अलावा जो है एनसीईआरटी, उससे भी आपको तैयार करनी पड़ेगी पढ़ करके। और उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है ऐसा ही वो है, घटना चक्र का आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आपको मिल जाएंगे। पूर्वावलोकन आता है, उसमें टॉपिक स्पेसिफिक होता है, जो प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस उसमें डील किए हुए होते हैं, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी के हो, यूपीपीसीएस के हो, आप टॉपिक वाइज ले लें उसको। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है अपने ये रेफरेंस बुक से, वो आप उसका घटना चक्र का ले लें। जैसे आपने साइंस टेक का ले लिया तो साइंस, जैसे आपने साइंस का ले लिया, साइंस का ले लिया, उसमें साइंस के यूपीपीसीएस से लेकर के यूपीएससी, रेलवे और बिहार वगैरह में साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी टॉपिक के, वो सारे उसमें डील किए हुए हैं, हर साल के उसमें रहते हैं और सारे एग्जाम्स के रहते हैं। तो वहाँ से आपका फैक्चुअली जो होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो आपकी तैयारी हो चुकी होती है। बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन में अगर आपका मैथ वीक है तो आपको समय लगेगा बनाने के लिए, या फिर जो ई ऑप्शन है उसके कारण आपको सोचना पड़ जाता है थोड़ा सा रुक करके। तो 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे, तो थोड़ा सा आपका स्पीड तेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाए या लास्ट में आपको जल्दी ओएमआर भरना पड़ जाता है। कितनी बार हो जाती है आदमी गलती कर जाते हैं ओएमआर भरने में, जैसे छोटा मिस्टेक है। मैंने ही क्या कर दिया था कि एक बार ऑप्शन सी के बदले ऑप्शन डी मार दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सही ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए, बस जल्दीबाजी के कारण, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, जल्दी ओएमआर को भरना था। तो लोग क्या करते हैं, अब ओएमआर भरने की भी स्ट्रैटेजी आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ ओएमआर का वो क्वेश्चन आप जो सर्किल है उसको फिल कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले से सारा टिक करके रख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में और लास्ट में ओएमआर फिल करते हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि लास्ट में जल्दीबाजी हो सकती है और ओएमआर फिलिंग में आप गलती कर सकते हैं। तो आप साथ दोनों को सॉल्व करते जाएँ। प्रीलिम्स के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करें कि पहले आप जो 100% श्योर क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद अब जो आपको डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप उसको धीरे धीरे दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और थर्ड राउंड में आप छोड़ दें जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उसको आप ब्लाइंडली, क्योंकि आपको छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, तो आप वो थर्ड राउंड में जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, जो क्वेश्चंस आप नहीं जान रहे हैं, उसको बस ब्लाइंडली आपको जो भी लग रहा है सही वो आप फिल करते चले जाएँ। लेकिन पहला राउंड आपका होना चाहिए ऐसे में, फर्स्ट रीडिंग जो होना चाहिए वो 100% जो आप श्योर क्वेश्चंस हैं वो पूरा होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जल्दीबाजी के चक्कर में आप 120-130 क्वेश्चन पे लास्ट के 20 क्वेश्चन आपको आ रहे हो, लेकिन जल्दीबाजी में आप उसको पढ़ ना पाएँ, सॉल्व ना कर पाएँ और वो क्वेश्चंस क्या हो जाए, आपके गलत हो जाए। तो ये सब छोटी स्ट्रैटेजीज है जो कि एग्जाम के पहले आपको या फिर हॉल मैनेजमेंट के दौरान आपको जो एग्जामिनेशन का है वो जो 2 घंटे का मैनेजमेंट है वो आपको करने से आपको 5-10 नंबर का जो है ईजी बेनिफिट किसी के और भी कैंडिडेट के बनिस्पत आपको मिल जाता है, और वही आपको
कट ऑफ के इससे उस साइड कर देता है। सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मतलब बड़ी बड़ी तैयारी वाली बातें तो बहुत आसान है कर जाने, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको स्पेशल फोकस करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी का जो था मेरा, मतलब मेरी तैयारी का स्ट्रैटेजी यही था कि पहले अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हॉल में वो 2 घंटा के लिए में कैसा मेरा अप्रोच होगा, किस तरह से हम हैंडल करेंगे क्वेश्चंस को, उसकी एक स्ट्रेटेजी बना करके हॉल में उसको इम्प्लीमेंट करना। एग्ज़ाम से पहले आप नींद जरूर लें, क्योंकि आप अगर बिना सोए वहाँ पे जा रहे हैं तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, और मैथ वाले क्वेश्चन या जहाँ पे भी आपका ये माइंड का एप्लीकेशन होगा वहाँ पे आप बिल्कुल ही उलझ चुके होंगे। तो आप नींद बिल्कुल लें। कभी कभी हो जाती है लोगों की आदत हो जाती है कि एग्जाम से पहले स्ट्रेस में नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं, सोचते हैं रात भर जग करके कर लेंगे। एक रात पढ़ने से आपका कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, वो आपको और नेगेट ही करेगा, आपके आउटपुट को और ज़्यादा कम ही कर देगा। ब्रेन को रेस्ट होने दीजिए ताकि वो अगले दिन रिफ्रेश करके खुद को और ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे और आप क्वेश्चंस को ईजिली और टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व कर सकें। प्रीलिम्स के बाद जो अगला स्टेज है वो है मेंस का। प्रीलिम्स के बाद बेसिकली आपको 3 महीने एट द मिनिमम मिलेंगे आपको मेंस की तैयारी के लिए। वैसे बीपीएससी का शेड्यूल आजकल टाइम पे नहीं चल रहा है, तो वो बढ़ करके 6 महीने भी हो सकता है, कभी कभी 8 महीने तक भी, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। बीपीएससी मेंस के 4 पेपर होते हैं। एक होता है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज का पेपर बस क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होते हैं ताकि आपके अगले पेपर दूसरे पेपर जो हैं वो चेक हो सकें। उसके बाद 3 पेपर जो होते हैं वो आपके मेरिट डिसाइड करते हैं। ये होते हैं 2 पेपर जीएस के और 1 पेपर ऑप्शनल का होता है। तीनों ही पेपर 300 नंबर के होते हैं। तो जीएस का जो 2 पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जीएस का पहला पेपर जो होता है उसमें 3 सेक्शन में पहला सेक्शन होता है बिहार हिस्ट्री एंड कल्चर का, दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह का, और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो बिहार ये जो जीएस का पेपर 1 जो है, अब इसके लिए भी क्या करेंगे आप, सोर्सेस तो आप बहुत जगह से पता कर लेंगे। मैं कुछ और छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला, बीपीएससी का पैटर्न जो रहता है, बीपीएससी का सिलेबस बहुत ही छोटा है मेंस का, क्लियर डिवीजन ऑफ टॉपिक्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी टॉपिक्स के अराउंड बीपीएससी पूछेगा, उसके बाहर से कभी नहीं जाएगा। वो गिने चुने 50 टॉपिक्स होंगे मुश्किल से जीएस पेपर 1 में, आपको वही 50 टॉपिक्स तैयार करने हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप पिछले 5 साल 7 साल का अगर ट्रेंड आप क्वेश्चन पेपर का डीपली बैठ के एनालाइज कर रहे हैं तो आपको क्लियर पे एक पैटर्न दिखाई पड़ जाएगा कि क्या अगले साल पूछा जा सकता है और क्या हम स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप कल्चर में ले लीजिए, 3-4 बेसिकली होते हैं, पाला, मौर्य, पटना कलाम, और उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा वगैरह 4-5 छोटे छोटे हैं। तो इसमें बेसिकली अगर एक साल वो मौर्य पूछ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगले साल वो मौर्य को नहीं पूछेंगे, पाला या फिर पटना कलाम या फिर मधुबनी पेंटिंग में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप क्लियर पैटर्न आप डेसिफर कर सकते हैं। और तैयारी तो आपको सारे टॉपिक्स की करनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको फोकस किस पे करना है। आपके पास नोट सारे टॉपिक्स के होने चाहिए, लेकिन मेंस के पहले जब प्रीलिम्स देखिए आपके पास 3 महीना बचा हुआ होता है किन किन टॉपिक्स पे, तो वो टॉपिक्स आप क्लियरली डेसिफर कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज कर लेंगे कि इन 50 टॉपिक्स में से शॉर्ट लिस्ट करके हम ये 15 टॉपिक निकाले हुए हैं, और वही 15 टॉपिक्स में से लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करने होते हैं। तो आपको बेसिकली पहले से पता होता है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिर्फ आईआर वाले क्वेश्चंस में आपको पता नहीं होता है, वरना आप हिस्ट्री, कल्चर और स्टैटिस्टिक्स में क्लियरली डेसिफर कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे कि हो गया हिस्ट्री कल्चर वाले पोर्शन में मैंने बता दिया 4 टॉपिक्स होते हैं। वैसे मान लीजिए जैसे रिवोल्ट्स का होता है तो संथाल रिवोल्ट हो गया, पिजन रिवोल्ट हो गया, पिजन मूवमेंट वगैरह हो गया, या फिर चंपारण सत्याग्रह वगैरह हो गया। अब इसमें से क्लियर होता है कि एक बार ये पूछेंगे, एक बार वो पूछेंगे, एक बार ये पूछेंगे। तो आप वो देख लीजिए कि कौन सा पूछा गया पिछले साल, उसके पिछले साल, तो इस बार का प्रोबेबिलिटी किसका आने का है। क्लियर पैटर्न आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको तैयारी करनी किस तरह, देखिए चूँकि आपको पहले से टॉपिक्स पता होते हैं तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको जितना समझना है उतना ही आपको याद कर लेना चाहिए। वो टॉपिक्स के सारे एस्पेक्ट्स को आपको डील करते हुए पहले से आपके पास एक बना बनाया नोट होना चाहिए। प्रीलिम्स के पहले आप बना लीजिए, या प्रीलिम्स के बाद भी अगर आपके पास समय पहले ना रहा हो तो एक क्लियर आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। बीपीएससी का एक क्वेश्चन जो होता है वो 38 नंबर का वो डील करता है, तो 38 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखने लगता है। तो पहला तो फोकस वो होना चाहिए कि सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है बीपीएससी में कि क्वेश्चन तो 8 ही क्वेश्चन आपको करने, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये
जो है सबसे बड़ा एस्टैब्लिश्ड रूल आप मान के चलिए। अगर आप क्वेश्चन मिस कर दे रहे हैं तो आप सीधे के सीधे 38-40 नंबर आप गंवा रहे होते हैं और आप वहीं के वहीं आप सिलेक्शन से, मेरिट से बाहर होते हैं। यूपीएससी में क्या है, वो 12 नंबर इस तरह करके 10 नंबर ऐसे करके है। तो आप अगर एक क्वेश्चन मिस भी कर रहे हैं तो दूसरे में से आप क्वालिटी इंप्रूव करके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में 38 नंबर आपसे कंपनसेट कभी नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन तो आपको मिस नहीं करना, ये ध्यान में रखिए कि उसी 3 घंटे के समय में आपको पूरा का पूरा 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो वो आपको पहला का पहला जो होता है, इसका थंब रूल जो होता है, वो आपको अपने ध्यान में रखना है। तो आपको टॉपिक्स देखिए पता है कि ये टॉपिक्स से आने वाला है। तो आपको जब टॉपिक्स पता है तो आप क्यों नहीं उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक नोट्स बना लें, उस नोट्स को याद कर लें। अब हो सकता है कि जैसे मौर्य आर्ट है तो मौर्य आर्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि मौर्य आर्ट का इंडियन कल्चर पे क्या इफेक्ट रहा है, मौर्य बुद्धिस्ट कल्चर ने या बुद्धिस्ट रिलीजन ने मौर्यन आर्ट को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, किस तरह से ग्रीक जो फीचर्स होते हैं वो मौर्यन आर्ट में आकर के इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। इस तरह के वो मतलब होगा फोकस, जो मेन थीम होगा आपका मौर्यन आर्ट होगा, इसी के अराउंड कोई क्वेश्चन वीव किया हुआ होगा। तो आप अगर मौर्यन आर्ट तैयार कर चुके हैं तो आप उसके अराउंड जो उसका सब पार्ट्स है क्वेश्चन का, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो मौर्यन आर्ट, लेकिन क्या है, पहला फीचर मौर्यन आर्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो पूरे के पूरे उसके जितने फीचर्स हैं, क्या किया है, वो सारे का सारा आपका 4 से 5 पेज का एक नोट्स जो है वो आपको याद होना चाहिए। वहाँ पर आप सोचने लगेंगे और आप क्वेश्चन सेंटेंसेस फ्रेम करने लगेंगे आंसर अपने, तो फिर आपका बहुत समय ज़ाया हो जाएगा। आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स मुझे वहाँ पे जा करके प्रोड्यूस करने हैं, वहाँ पे जा करके लिखने हैं। तो आपको सारे जो टॉपिक्स हैं उसके नोट्स आपके पास रेडीमेड होना चाहिए और वो सब का सब आपके दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आईआर का। आईआर में आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली कि इंडिया का इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसमें क्या है, कैसे है, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया मिडिल ईस्ट वगैरह जो भी देश दुनिया में घटनाएं चल रही है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बीपीएससी उतनी डीप में जा करके नहीं पूछती, वो बस एक ब्रॉड थीम्स को डिस्कस करती है। जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट जो रिलेशन है उसका इंडिया इकोनॉमी के पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर आप मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा होता है उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह का ब्रॉड थीम्स में वो डील करते हैं। वो आपको अंदर जा कर के कुछ भी नहीं पूछने लगेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड क्या, इस तरह के क्वेश्चन नहीं। वो आपको जनरली वही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि बताइए इंडिया का जो होता है वो मिडिल ईस्ट वाला पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 64वीं या 65वीं में था। तो आपको ब्रॉड थीम्स पता होने चाहिए। ब्रॉड थीम्स के अराउंड आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर डिबेट चल रहा है या फिर इंडो पैसिफिक के ऊपर चल रहा है, तो इंडिया का उसमें स्टेक क्या है, कौन कौन से वर्ल्ड पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, उसका जियोग्राफिक क्या है, उसका जियो स्ट्रेटेजिक क्या है, ये सब तमाम एस्पेक्ट्स में के अंदर आपको ये क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये आपको करंट अफेयर से आपका ये हैंडल हो जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के आपके 4-5-6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन के 5-6 सब पार्ट्स होंगे, तो वही 6 पार्ट्स को आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। बीपीएससी निकालने, मेंस को अच्छे नंबर लाने का, क्वालिफाई करने का सबसे जो अगला थंब रूल है, पहला थंब रूल क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। सेकंड थंब रूल जो होता है वो है क्या कि आपके स्टैट के क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप स्टैट गलती नहीं कर सकते। ये 72 के 72 नंबर आपको उठाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना नंबर आप ला सकते हैं वो आपको कोशिश करनी चाहिए लाने की। तो आप स्टैट प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ही तरह के सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 साल 6 साल के 10-20 क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ेगी। क्या हो जाता है कि लोग गलती क्या कर जाते हैं, उनको लगता है कि लिखना आसान है तो वो पहले वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हैंडल करने लग जाते हैं। और उसमें क्या हो जाता है कि लिखने के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और बीपीएससी क्या जनरली माना जाता है कि आप जितना लिखिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा, बल्कि जबकि ये परसेप्शन सही नहीं है। मैं इसे नहीं मानता हूँ कि पन्ना भर देने से आपको नंबर मिलेगा। हाँ, आपको 38 नंबर का है तो सफिशिएंट आपको क्वांटिटी देनी होगी, लेकिन फोकस आपका क्वांटिटी पर ना होकर फोकस आपका क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। अगर आप 3 पन्ने भी क्वालिटेटिवली लिख रहे हैं तो कोई अगर 5 पन्ना भी आपसे कम क्वालिटी का दे रहा है तो आपको मार्क्स उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको 5 के 5 पन्ने या 36 के 36 पन्ने जो भी आंसर शीट में होते हैं वो भरने ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने एज के अनुसार जितना अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते, आप 3 ही पन्ने 3.5 4 पन्ने में लिखिए। मैंने तो 4 पन्ने 3.5 पन्ने में आंसर लिखे थे। तो वो होता है बेसिक। और स्टैट में मैं आपको बता दूं कि जो स्टैट का है वो आप कोई भी एक बेसिक मैथ का जो बुक है उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता है और कुछ भी नहीं। आपको पाई चार्ट रहेगा, आपको वेन डायग्राम रहेगा या फिर आपको चार्ट रहेगा, उसी का क्वेश्चन रहेंगे 5-6, उसी को सॉल्व करने रहते हैं।
करंट अफेयर्स जो है उसके सोर्सेज में बता देता हूँ। वो आप अगर इंग्लिश मीडियम से मंथली आप विजन से कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी में आप दृष्टि वगैरह से उसका हैंडल कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। उसके साथ साथ घटना चक्र की मैगजीन आती है, उससे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर विजन का ही PT 365 आता है, वो साल भर का कंपाइलेशन आपको दे देता है। करंट अफेयर्स आप वहाँ से ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और पेपर 1 का जो पहला पार्ट है, जो जिसमें BPSC बिहार हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पूछती है, उसके लिए आप बिहार स्पेसिफिक कोई भी एक बुक ले लीजिए। जैसे मैंने कॉमनली मोस्ट कॉमन जो है वो इम्तियाज़ अहमद की है, मैंने KBC नैनो वाला इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ा था। और भी बहुत सारे अब नए नए पब्लिकेशंस के बुक आ गए, कोई भी आप एक पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, उसमें आपको सफिशिएंटली हैंडल किया हुआ होगा BPSC स्पेसिफिक जो भी कल्चर के, रिवोल्ट के, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, फीमेल एजुकेशन इन बिहार, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, इस तरह का है जो भी क्वेश्चन है वो आप वहाँ से कर सकते, या फिर पर्सनैलिटीज़ के जो क्वेश्चन है वो है। तो इसमें से आपको मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम करना होगा, मेडिवल के लिए और एंशिएंट के लिए आप NCERT वगैरह फोकस कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आपके पास होना चाहिए। वो आपको आइडिया देता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, पूछा कहाँ से जाता है, और पूछा कितना जाता है। तो आपके पास BPSC की, जब भी आप BPSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास जो पहला जो रूल है वो है ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपके दिमाग में घूमता हुआ होना चाहिए कि उसका क्या डोमेन है, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जो पूछा जा रहा है वो कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया दे देगा क्वेश्चंस के बारे में, और सिलेबस आपको दे देगा कि कहाँ तक जाके आपको रुक जाना है पढ़ने के मामले में। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों ही आपके पास सबसे पहला तैयारी के साथ जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए टेबल पे पढ़ते टाइम। तो BPSC प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन एनालाइज करके आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कीजिए कि क्या पिछले साल आ चुका है, इस बार क्या नहीं आ सकता है। आपको तैयारी सारे क्वेश्चंस के करने हैं, लेकिन जो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आपको एक्स्ट्रा फोकस करके उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया BPSC के GS पेपर 1 का पहला 3 पार्ट। अगला जो होता है वो BPSC GS पेपर 2 है। उसमें आपको 3 फिर से सेक्शन होते हैं। पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का होता है, तीसरा साइंस एंड टेक का होता है। फिर से 8 क्वेश्चंस होंगे आपके तीनों सेक्शन में। पहले 2 सेक्शंस में आपके 3-3 क्वेश्चन हैं, और तीसरे साइंस टेक वाले में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। वही 8 क्वेश्चन पेपर 1 में, 8 क्वेश्चन पेपर 2 में, दोनों ही 300 नंबर के पेपर होते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर से क्लियर पैटर्न, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने लग जाते हैं तो आपको फिर से क्लियर पैटर्न पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मिल जाएगा आपको कि BPSC के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं। आप उन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, जो भी 15-20 टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। अब जैसे कि क्या क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं, मैं कुछ आपका नाम ले लेता हूँ। सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, फेडरल रिलेशन है, उसके बाद पंचायती राज सिस्टम है, रोल ऑफ गवर्नर हो जाता है, या फिर फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो आप ये क्लियर पैटर्न आपको पता चल जाएगा, इस हिसाब से आप पढ़ लीजिए। इसके सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत सबसे आपका बेसिक सोर्स है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत को बस सप्लीमेंट करने के लिए आपके पास करंट अफेयर्स जो होता है उसके मैगजीन को भी आप लेकर के वहाँ से आप सप्लीमेंट कर दीजिए। जैसे गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर है, तो गवर्नर के पावर, उसके स्टैट्यूटरी पावर्स क्या हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या हैं वगैरह आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत से। और उसका करंट इम्प्लीकेशन क्या है ये आपको पता चल जाएगा जो करंट अफेयर्स से आप पढ़ेंगे वहाँ पे, कि किस स्टेट में गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, कहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे ये हो गया, कहाँ पे गवर्नर ने पॉलिटिकली इंटरवेन कर दिया। जैसे वेस्ट बंगाल में आप अभी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो आपको करंट अफेयर से सप्लीमेंट हो जाएगा, और लक्ष्मीकांत उसका जो है वो फाउंडेशन उसका हो जाएगा। सेकंड पार्ट इकोनॉमी और ज्योग्राफी का है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो दोनों ही है उसमें आपको फैक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके टिप ऑफ द माउथ होने चाहिए, जो कि आप तुरंत ही वहाँ पर आंसर लिखते समय आप प्रोड्यूस कर सकें। तीसरा जो होता है GS पेपर 2 में, उसमें आपको आ जाता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी BPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। आपको उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसरो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, या फिर कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेस होते हैं वो सब, एनर्जी रिसोर्स, अभी का जो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऐसे क्वेश्चन ही क्लियर हैं। साइंस टेक के आप करंट में भी जैसे चल रहे हैं, जो अभी जैसे चल रहा है साइबर वॉरफेयर वगैरह, रोबोटिक्स, डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो है, जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इन सब से जोड़ करके किसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको साइंस टेक के भी क्लियर क्वेश्चंस पता हो जाएंगे पहले ही, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं तो आपको कि जो 4 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे उसमें से आपको पता होगा कि क्या 1-2 क्वेश्चन आप इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं।
बाकी आप करंट अफेयर से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो साइंस टेक की तैयारी के लिए कोई भी आप पुरानी जो साइंस से रिलेटेड बुक है या फिर आप लूसेंट भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर बीपीएससी स्पेसिफिक जो नोट्स होता है वहाँ से आप वो देख करके साइंस टेक की तैयारी कर सकते हैं। अगला जो होता है वो पेपर 3 होता है, वो ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में कि जीएस 1 और 2 तो मतलब अगर सभी एक जैसा कर रहे हैं तो उसका नंबरिंग एवरेज हो जाता है, लेकिन ऑप्शनल आपको कहीं ज़्यादा आगे या पीछे कर सकता है। अगर आप ऑप्शनल में अच्छा नंबर ले आ रहे हैं तो आप मेरिट में ईजिली जो है काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो ऑप्शनल में आप 220, 230, 240 तक लाया गया, उससे ज़्यादा भी लोगों ने लाया हुआ है। तो ऑप्शनल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, ऑप्शनल ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। जीएस वगैरह में ठीक है आप 200 नंबर ला सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये ऑप्शनल है जो कि मेरिट ऑर्डर में आपका रैंकिंग डिटरमाइन करेगा। तो ऑप्शनल आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऑप्शनल चुनना, ऑप्शनल की तैयारी करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में आपके को बताने के लिए एक अलग से वीडियो ही तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं जो बेसिकली है वो आपको बता दूं कि आप ऑप्शनल वो डिसाइड कीजिए जिसमें आप मोस्ट अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो आपको ईजिली आपको लग रहा है कि मैं समझ सकता हूँ या मैं इसको ईजिली हैंडल कर सकता हूँ, वो आपका ऑप्शनल होना चाहिए। हो सकता है आप इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो आप ज्योग्राफी को या जूलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से आए हो तो आपको हिस्ट्री सोशियोलॉजी से लगता हो, या आप अगर छोटा सिलेबस चाहते हो तो आपको एलएसडब्ल्यू, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप सारे के ऑप्शंस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, और आपको जो लगता है कि आप नेचुरली उसके साथ सिंक कर सकते हैं सिलेबस और क्वेश्चंस के साथ, जो कि आप बिना पढ़े हुए भी आपको लगता है कि मैं कुछ समझता हूँ, वैसा वाला ऑप्शनल आप डिसाइड कीजिए, फिर उस ऑप्शनल को आप तैयार कीजिए। ऑप्शनल के ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने के लिए अलग से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि ऑप्शनल में आपको अच्छे मार्क्स होकर के आ सके। तो इस तरह से आपका 900 मार्क्स का जीएस कंप्लीट होता है। अब अगला स्टेज जो होता है वो आएगा, इंटरव्यू का स्टेज आएगा। इंटरव्यू का जो होता है वो बेसिकली आपका 120 मार्क्स का होता है। बीपीएससी टोटल जो होती है वो 1020 मार्क्स में हैंडल करती है। 900 मार्क्स आपका रिटर्न का हो जाता है, मेंस का, और 120 मार्क्स आपका इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू बीपीएससी अपने हेडक्वार्टर पटना में करवाएगी। मैं अपना बीपीएससी का इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू 2 दिसंबर को था, और वो जस्ट दूसरा ही दिन था। उसके पहले मेरा जस्ट मेंस ख़त्म हुआ था 65वीं का, और 64वीं का इंटरव्यू का डेट आ गया। तो वहाँ पे आपको समय से बहुत पहले बुला लिया जाता है, और हम लोग का तो कोविड का टाइम था, तो कोविड का टेस्टिंग वगैरह भी करनी थी उनको, उसका रिपोर्ट लेना था, इसलिए बहुत ज़्यादा पहले बुला लिया गया था। तो आपको बुला करके हॉल में बिठाया जाता है, आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, वहाँ पर आप 7-8 लोगों के बीच में रहते हैं। इंटरव्यू के अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए, जो मैंने की थी। मैंने पहली गलती क्या की थी कि चूँकि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया था, मुझे मेंस की भी तैयारी 65वीं का मेंस मेरा था, उसके जस्ट 2 दिन बाद इंटरव्यू था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू स्पेसिफिक तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जो मेंस के लिए मैंने जो सब्जेक्टिव तैयारी की थी उसी के बेसिस पर मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो आपको पहली गलती नहीं करनी है इंटरव्यू के लिए, क्या कि आप बिना मॉक दिए तो कभी इंटरव्यू मत दीजिए। आप इंटरव्यू देने के पहले 2, 4, 5, 10 जितने मॉक्स दे सकें, जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो जाएं किसी अननोन आदमी के सामने खुद को एक्सप्रेस करने में, खुद को रिप्रेजेंट करने में, या किसी 4-5 अननोन लोगों के ग्रुप के सामने आपके आइडिया से नेचुरली फ्लो आउट ना करने लग जाएं, तब तक आप मॉक देते रहे। जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे, आपके आइडियाज़ की एक्सप्रेसिबिलिटी जो है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। मैंने मॉक्स नहीं दिया था और मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में चला गया था। तो थोड़ा सा क्या होता है, जब आप डायरेक्टली जाते हैं तो जो आपसे पूछा जाता है, चूँकि आप पहले फेस नहीं कर चुके होते हैं सडन क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाता है, वहाँ पे सोचने का टाइम लग जाता है, या थोड़ी हेसिटेंसी आ जाती है, या थोड़ा सा आप फंबल करने लग जाएंगे। तो आप मॉक दीजिए। अगर आपके अच्छे रूम पार्टनर्स हैं तो उनके सामने बैठ करके, या फिर शीशे के सामने आप बैठ करके दीजिए, लेकिन आप मॉक ज़्यादा देने की कोशिश करें। मॉक आपको जो क्या करेगा, ऐसे सडन, अनएक्सपीरियंस्ड और अचानक से होने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके लिए तैयार कर देगा। आपको नया टाइप का कुछ भी नहीं लगेगा, आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। अगला क्या हो जाता है इंटरव्यू के दौरान, जो गलती आपको नहीं करनी है वो कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, अगर आप टेंशन में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो फिर आप वहाँ भी जा करके वही टेंशन आपके चेहरे पे दिखेगा, वही आपके आंसरिंग में दिखने लग जाएगा। तो वो नर्वसनेस अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अब कैसे नहीं हावी होने देंगे, उसका भी तरीका है। जैसे आप बीपीएससी के वहाँ हॉल में एंटर करते हैं तो वहाँ तक तो आपको नेचुरल है कि आप 3rd स्टेज में जा रहे हैं, आपका लाइफ का डिसाइडिंग स्टेज है ये, तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होना नेचुरल है।
लेकिन उसको हैंडल करना, आखिरकार आप सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, इतने बड़े पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी जो ये प्रोफेशनल लाइफ है वो ऐसे ही स्ट्रेस को हैंडल करने के, ऐसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट होता रहेगा पूरे लाइफ। तो उसकी स्टार्ट यहीं से हो जाएगी, आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, इंटरव्यू के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो ये अपने आप में एक टेस्ट हो जाता है कैंडिडेट का। तो कैसे आप ये नर्वसनेस दूर करेंगे? आपको हॉल में 5-6 लोगों के साथ बिठाया जाएगा ग्रुप बना करके, आप उनके साथ बातचीत करके सोशलाइज करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप उनके साथ खुलेंगे, जितनी ज़्यादा आप उनके साथ बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका वॉइस खुलेगा, आपका गला खुलेगा, और उतना ज़्यादा आप धीरे धीरे अपने आप को सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएंगे। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो अंदर ही अंदर बहुत तरह के ख्याल आएंगे, डर आएगा, बहुत तरह का विम्स एंड फैंसीज आएंगी, और वो आपके चेहरे पे, वो आपके थॉट्स पे, या वो आपके वॉइस पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो वो नहीं करके आपको क्या करना है, आपको वहाँ जो भी आपके कलीग्स हैं आसपास, उनसे बातचीत कर दीजिए, उनसे हंसी मजाक कीजिए, हल्का सा जो सिचुएशन है उसको लाइट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप छोटा से धीरे से एक जोक क्रैक कर सकते हैं ताकि सारे कैंडिडेट से, तो आप खुद भी रिलीव हो सकते हैं स्ट्रेस से, और बाकी कैंडिडेट्स को भी आप स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो उस ग्रुप के साथ आप अपना एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनका क्या ऑप्शनल रहा था, कैसा मेंस था, इंटरव्यू के लिए कहाँ से उन्होंने तैयारी की, वगैरह वगैरह, किस जगह से है वो। तो एक आपकी दोस्त भी बन जाती है। हो सकता है वो सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाए, कुछ सेलेक्ट हो जाए, तो बाद में आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए उनके साथ जान पहचान बनाना, या नहीं भी अगर हो रहा है तो साथ में तैयारी करने में हो सकता है मदद मिल जाएगी। तो एक अच्छा सर्किल, एक अच्छा वहाँ पे ग्रुप बनाया जा सकता है, और अपना स्ट्रेस भी कम किया जा सकता है। तो आप इस तरह से वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे उसमें टाइम लग जाता है, फिर से वहाँ पे आपको ग्रुप में बिठाया जाएगा, एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद हों, सारा फॉर्म आप पहले से, लोग क्या करते हैं फॉर्म फिल करके नहीं ले जाते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर फिल किया हुआ नहीं रहता है। बीपीएससी 2 प्रपत्र देगी इंटरव्यू के पहले आपको, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। तो एक में आपका प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना रहता है सारे पोस्ट का, और दूसरे में अपने डिटेल्स फिल करने रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सब भर के नहीं लाते, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ता है ये सब भरने के लिए। वो टाइम आप बचा सकते हैं अगर पहले से भर के आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी आप अपने सीट पे आकर के बैठ के वेट कर रहे होंगे, और उतने देर में क्या करेंगे, आप अपने को मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली आप वहाँ पर तैयार कर रहे होंगे इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने के लिए। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ से आपको एक और जगह ले जाया जाता है, जहाँ पे कि आपका इंटरव्यू का कोडिंग होता है, आपका रोल नंबर यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको एक कोड दे दिया जाएगा, वो कोड लेकर के आपको रहना है तैयार। फिर इंटरव्यू बोर्ड से कॉल आएगा वहाँ से, तो आपको जस्ट इंटरव्यू बोर्ड के पहले वाले हॉल में जाके बिठा दिया जाएगा, जहाँ पे भी 1-2 लोग आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे पानी वानी रखा हुआ होगा, आप पीजिए अपने को। जितना आप ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप हॉल में एंट्री लीजिए, 4 लोगों का वहाँ पे बोर्ड रहता है, चारों आपसे एक एंगल बना करके बैठे हुए रहेंगे आपके सामने, बीच में आपका चेयरमैन रहेगा और बाकी साइड और मेंबर्स रहेंगे, एक एक करके वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बीपीएससी इंटरव्यू का स्पेशल फीचर ये है कि बीपीएससी इंटरव्यू में आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उनको आपका नाम, पापा का नाम, कहाँ घर है, क्या है, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो अब क्या होता है, चूँकि पर्सनल क्वेश्चंस वो पूछ नहीं सकते हैं, तो उनके पूछने का डोमेन बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो अब कहाँ जाएंगे वो पूछने के लिए, अब उनके पास 2-4 चुनिंदा टॉपिक्स बच जाते हैं, उनसे पूछेंगे। आपका एकेडमिक कहाँ से रहा है, बैकग्राउंड क्या रहा है, वहाँ से पूछा जाएगा। आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चंस। उसके बाद करंट इवेंट से पूछे जाएंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप बिहार में मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, या बिहार में फ्लड का प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिहार में पॉवर्टी का क्या रीज़न है, या बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन लो क्यों है। इस तरह के जो बेसिक बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बीपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी के तुलना में बहुत कम देर चलता है, 15 मिनट 18 मिनट से लेकर 20 मिनट 22 मिनट तक मैक्सिमम हुआ। रेयरली किसी का 25 मिनट से ज़्यादा जाता है, और 15 मिनट से कम है, 15 से 25 मिनट के बीच में रेंज रहता है। तो आपको मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो काफ़ी कैंडिड रहता है। बिल्कुल ही आप अपनी तरफ से स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। आपको ही लग रहा है कि अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, सीधा बोल दीजिए आई डोंट नो सर, मैंने ज्योग्राफी मुझसे पूछा गया था, बहुत सारा क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, मैं असिस्टेंट कमांडेंट निकाला था, उन्होंने ऐसे ऐसे फोर्सेस के बारे में मुझसे पूछने लगे, मैं नहीं जानता था, उन्होंने एबेकस पूछा, मुझे नहीं पता था, उन्होंने 1-2 और क्वेश्चन, उन्होंने ग्रेहाउंड पूछा, वो मुझे पता था, 3-4 और मुझे नहीं पता था। तो मैंने फ्रैंकली बोल दिया नो सर, सॉरी सर आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला भी कि आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा मैंने सर अभी फोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बारीकी नहीं पता है। तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, तो आप अपने ऊपर उसको हावी ना होने दें कि आपको ये चीज़ नहीं आती है। कोई बात नहीं आती है तो हर आदमी को हर चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो जो आपको आती है आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। आपके नहीं कहने का अंदाज भी आपको मार्क्स दिला सकता है। इनफैक्ट वो आप नहीं किस तरह से कर रहे हैं उनका फोकस ये देखने पे भी होता है कि आप जो ना कर रहे हैं वो ना करने में आपकी कैसी अथॉरिटी, ह्यूमिलिटी और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके नो में है।
तो आप अपने नो को भी आप एक्चुअली अपना ब्राउनी पॉइंट बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। 15 से 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली और जितना बेस्ट पॉसिबल वे हो उससे आप हैंडल करने की कोशिश कीजिए। एक और यहाँ पे हो जाता है लैंग्वेज इंटरव्यू का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लैंग्वेज कोई भी प्रीफर कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो ज़्यादा मार्क्स लगेगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी में बोलूँगा तो कम। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई बायसनेस, कोई प्रेजुडिस नहीं रहता लैंग्वेज स्पेसिफिक होकर के। मैं इंग्लिश मीडियम में मैंने आंसर लिखा था, यूपीएससी के इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में दिया था और जबकि बीपीएससी के मैंने आकर के हिंदी में दिया। मुझे लगा कि अगर आप अपने मदर टंग में या वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपने इंग्लिश में पेपर लिखा हो लेकिन आप इंटरव्यू हिंदी में आकर के दीजिए, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है। तो क्या होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो होंगे वो अपने मदर टंग में ज़्यादा बेहतर, आप आपके जो अपने आइडियाज़ हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, आपकी वोकेबुलरी जो हो जाती है, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो हो जाता है, या फिर जो टाइमिंग ऑफ द आइडियाज़ है वो आपकी मदर टंग में ज़्यादा बेहतर आ सकती है। तो हिंदी इंग्लिश का आप बिल्कुल भी वो चिंता ना करें कि मीडियम क्या होना चाहिए, आप वो मीडियम सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकता है आप इंग्लिश में दे रहे हो, आप बीच में फंबल करने लग जाए तो घबराने की बात नहीं। आप वहाँ पे बता दीजिए, सर कैन आई शिफ्ट टू हिंदी, या क्या मैं सर हिंदी में इसका जवाब दे सकता हूँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से मीडियम में दे रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में दे रहे हैं। वो आपके आंसर देने के तरीके और आंसर की क्वालिटी पे एक्चुअली फोकस करेंगे कि आप बोल क्या रहे हैं और बोल कैसे रहे हैं। बोल किस लैंग्वेज में रहें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप वहाँ पे जा कर के अपने को परेशान मत कीजिए कि ये इंटरव्यू के लिए आप मॉक दीजिए, मॉक दे करके आप देख लीजिए कि कितने बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया इंटरव्यू का। टोटल जो है बीपीएससी का मैं ओवरव्यू दे दूं कि प्रीलिम्स होता है 150 क्वेश्चंस होते हैं और वो 2 घंटे का पेपर होता है। मेंस होता है 4 पेपर होता है, एक क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का होता है, 3 पेपर होते हैं आपके मेरिट वाले, 2 जीएस, एक ऑप्शनल, उसके बाद इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, टोटल 1020 नंबर का होता है। बीपीएससी जनरली 2 दर्जन से ज़्यादा पोस्ट के बारे में लेती है, जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार कारा सेवा, बिहार राजस्व सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस, इस तरह करके वो 2 दर्जन से ज़्यादा सर्विस का करती है, जो कि मेरिट के बेसिस पे इनका चयन होता है। आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे पोस्ट मिल जाएगा। मोस्ट प्रेफरेबल जो पोस्ट होता है वो बिहार प्रशासनिक सेवा का होता है, फिर बिहार पुलिस सेवा का होता है, फिर बिहार फाइनेंस सर्विस होता है, उसके बाद इस तरह करके बाकी प्रोबेशन सेवा वगैरह इस तरह करके बाकी पोस्ट आने लगते हैं। तो आप अपने चॉइस, अपनी ईज काम करने का आपका जो क्षेत्र है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। वो इंटरव्यू के जस्ट पहले आपको फिल किया जाएगा। बुक लिस्ट के बारे में आपको मैंने धीरे धीरे करके हर स्टेज पे बताया ही है, एक ओवरव्यू फिर भी दे देना चाहता हूँ कि आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो। मेरे पास केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर्स आपके पास प्रीलिम्स का भी होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स आपके पास मेंस का होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स पेपर आपके पास ऑप्शनल पेपर तीनों का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन एक होनी चाहिए, मंथली ले लीजिए, और उसके बाद एक एनुअल मैगजीन भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रीलिम्स के लिए आपको 1 लाइनर टाइप के अगर करंट अफेयर्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीपीएससी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता नहीं। वो 1 लाइनर ही पूछेगा कि जैसे कि एसडीआई इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, वो ये नहीं पूछेगा उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, वो नहीं पूछेगा। तो आप 1 लाइनर जो नोट्स हैं उसी के बारे में आप पढ़ लीजिए, वो घटना चक्र वगैरह में आता है, वहाँ से कर लीजिए, या यूट्यूब पे से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वो 1 लाइनर्स के नोट्स इस तरह की तैयारी करवा देता है, वहाँ से आप देख करके कर सकते हैं। तो वो तो हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की मैगजीन, और उसके बाद सिलेबस बुक भी आपके पास होना चाहिए कि हमको बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए क्या क्या सिलेबस है। अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज, फिर से एक बार आपको बता दूं बुक लिस्ट के बारे में। जैसे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप बिहार की प्रीलिम्स के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की बुक ले लीजिए सब्जेक्टिव वाली, और मेंस के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो केबीसी का बुक ले लीजिए, या हिंदी में है तो आप इम्तियाज़ अहमद की बुक लेकर के पढ़ लीजिए, जो मोटी वाली बुक आती है वो आप उससे तैयारी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन का कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये 2 बेस्ट सोर्सेस हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने बता ही दिया, एनसीईआरटी आप 6 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से, वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से कवर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्लास 9, 11 की बुक्स जो होती है आप जीसी लियोन या मेस बर्नवाल भी रेफ़र कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा तो डीप में इकोनॉमी के जाते नहीं, आप करंट अफेयर्स से भी आपका हैंडल हो जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इकोनॉमिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, दूसरे एग्जाम्स में भी देखना चाहते हैं, तो आप मुरनल का जो वीडियोस आता है वहाँ से आप इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। बीपीएससी के मेंस में इकोनॉमी में थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह का, पॉवर्टी का, और इस तरह के जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर संबंधी जो क्वेश्चन है उसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा रमेश सिंह का जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा।
इकोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया कि इंडियन इकोनॉमी का आपको रमेश सिंह वाला पार्ट कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में थोड़े से इकोनॉमी के डीप क्वेश्चंस, पॉवर्टी, इंडिया की प्लानिंग, इंडिया का एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस टेक के लिए मैंने बता ही दिया कि प्रीलिम्स के साइंस के लिए लूसेंट पढ़ना काफ़ी होगा, या फिर आप घटनाचक्र का जो पूर्णावलोकन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो साइंस वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साइंस टेक के लिए आपको करंट अफेयर्स में जो भी लेटेस्ट बड़े बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा, वो आपको देख करके तैयार कर लेना पड़ेगा। उसके टॉपिक्स आप देख लीजिए, बड़े बड़े टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को आप हैंडल कर लीजिए। जैसे कि मैंने बता ही दिया था, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चल रही है ये हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया, इसरो का जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं ये सबसे संबंधी आपका जो भी है वो हो गया। तो ये सब तो हो गया बेसिक जो आपके रेफरेंस बुक है। अब और तैयारी संबंधी जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपकी तैयारी मैंने बताया कि 2 स्टेजेस में होनी चाहिए, बेसिक और एडवांस वाले में। तो बेसिक तैयारी आप कभी भी, आप कोई 10 के पहले शुरू कर देता है, कोई 10 के बाद, कोई 12 के बाद, कोई ग्रेजुएशन में रहते हुए कर देता है तैयारी। तो इसमें आप फेमिलराइज कर रहे होते हैं एक्चुअली कि क्या सिलेबस है, कैसे नहीं है, वो नहीं है। और मेंस वाला जो एडवांस वाला जो आपका फेस आता है वो तब होता है जब आप क्लियरली डिसाइड कर लेते हैं, जैसे अभी 2021 चला तो हमको 2023 वाला अटेम्प्ट देना है, या जो अगला 67वीं जो बीपीएससी है वो हमको अपीयर होना। जैसे 67वीं का बीपीएससी कैलेंडर निकाल दिया हुआ है, देता है कि मान लीजिए अक्टूबर में है, तो मेरे पास अभी से पता है कि 4 महीने, आप 4 महीने में कैसे तैयारी करनी है। तो आप बेसिकली क्या कीजिए कि जब भी आपको बीपीएससी देना उसके 1 साल पहले से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इस 1 साल को आप अपने तैयारी को 2-3 अलग अलग जो है फेजेज़ में डिवाइड कर दीजिए। एक फेज़ में आप ऑप्शनल की तैयारी को 3 महीने दीजिए, 3 महीने आप फिर जीएस के जो मेंस वाले टॉपिक हैं उसको तैयारी में दीजिए, और बाकी के जो 6 महीने 5 महीने वो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी में दीजिए, और साथ साथ में जो जीएस और ऑप्शनल उसका रिवीजन दीजिए। प्रीलिम्स के बाद का जो 3 महीना बचा हुआ है उसमें आपका ऑप्शनल का रिवीजन होना चाहिए, और साथ साथ जीएस का जो है वो रिवीजन होना चाहिए, और करंट अफेयर्स जो है वो ऐड ऑन होते चले जाना चाहिए। जो भी आपके पुराने बने हुए नोट्स हैं, नोट्स आपके पास बना बनाया बीपीएससी में होना चाहिए, चाहे वो जीएस 1 का हो, जीएस 2 का ही हो, या ऑप्शनल का हो, सारे नोट्स आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। तो जब प्रीलिम्स आपका हो गया होगा तो उसके बाद के 3 महीने में आपके पास रिवीजन के लिए काफ़ी समय, अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो आपका समय नोट्स बनाने में चला जाएगा, फिर रिवाइज करने का समय कम मिलेगा। तो आप साल भर पहले से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, साल भर पहले को आप डिवाइड कर लीजिए, आप अपनी ईज के अनुसार पहले आप ऑप्शनल का कर लीजिए, या पहले आप जीएस पूरा कर लीजिए। तो ऐसे अलग अलग फेजेस में आप करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हमको ये अब बाकी है, इतना करना, मेरे पास ये टाइम है, ये इतना करना है। तो आप अगर प्लान्ड तरीके से जाएंगे तो आप ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो आप उसको 3 महीने 4 महीने के फेस में डिवाइड कर लीजिए, फिर इस 3 महीने को आप मंथली कीजिए, उसको फिर आप डिवाइड करके वीकली आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद आप एक डेली रूटीन अपना तैयार कर लीजिए कि डेली हमको सुबह उठ करके पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है, या पहले हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, या पहले हमको ऑप्शनल पढ़ना है, फिर सुबह से लेकर रात तक का अपना एक डेली शेड्यूल एक चार्ट आउट कर लीजिए, उसी को फॉलो अप कर दीजिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी, यही 2 चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। कितना आप साल भर कंसिस्टेंट हो पाते हैं। कंसिस्टेंसी में आपको चैलेंजेस आएंगे, बीच में आपका 10 दिन 15 दिन 2 महीने 4 महीने बाद पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा, ऐसे फेसेस आएंगे, ऐसी मुसीबत, ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसे इश्यूज़ आएंगे जो आपको पढ़ने से भटकाएंगे, दिक्कत करेंगे। लेकिन आप कैसे इनसे लड़ करके भी आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए 2 दिन अगर हम नहीं पढ़ पाए तो तीसरे दिन से वापस हम कैसे कोप अप कर ले रहे हैं, कैसे वापस फिर अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे ले आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। कोई भी एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल का जो होता है वो एक्चुअली बेसिकली आपका यही टेस्ट कर रहा होता है कि आप अगर आप गिर रहे होते हैं, गिरता तो सभी है, तो गिर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आप बाउंस बैक कितनी ईजिली कर पाते हैं और कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं, ये वो टेस्ट करेंगे। तो ऐसे आपको लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में आपको डिस्टर्बेंसेस आएंगे, लेकिन आप अपनी कंसिस्टेंसी को साल भर के लिए कम से कम मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए क्या कीजिए कि आप कोशिश करते रहिए कि बीच बीच में आप अपने को रिफ़्रेश करते रहें, माइंड को थोड़ा सा टाइम देते रहिए रिलैक्स होने का, रिफ़्रेश होने का। ऐसे प्रॉपर नींद लीजिए। आप ज़रूरी नहीं कि 4 ही घंटे पढ़े, 4 ही घंटे सो रहे हैं, 3 ही घंटे सो रहे हैं, नहीं, सफिशिएंट नींद दीजिए। माइंड को देख लीजिए, आपका माइंड, आपकी बॉडी कितनी रिक्वायरमेंट है। 5 से 6 घंटे नींद लेना ज़रूरी हो जाता है। बीच में एक दिन आप खुद को ऑफ दीजिए, जैसे संडे को ऑफ दिए, मूवी देखिए, घूमिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। बिल्कुल ही पढ़ाई की बात मत कीजिए यहाँ पे। 6 दिन आपने पढ़ा, एक दिन अपने को खुद को, तो ये क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम अपने लिए डेवलप कीजिए कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो करने के पहले आप एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए। वो टारगेट जब आप पूरा हो जा रहा है तो अपने को रिवॉर्ड कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे सोना पसंद है, तो उसके पहले मैंने दिन भर में टारगेट किया आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद आज मैं 6 के बदले 8 घंटे सोऊंगा।
तो ये रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम आप करेगा तो क्या होगा, आपको पढ़ने में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर 8 घंटे या 10 घंटे का मैंने टारगेट पूरा कर लिया पढ़ने का, तो इसके बाद हमको जो मेरा फेवरेट चीज़ करने का वो करने को मिल जाएगा। इसके पहले आपको नहीं करना है वो चीज़, खुद को रोके रहना है, लेकिन ये टारगेट पूरा करने के बाद आप वो चीज़ कीजिए। तो ये रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम कर दीजिए, रूटीन बेस्ड सिस्टम कर दीजिए और एक प्लान्ड बेस्ड सिस्टम अपनी तैयारी में लाइए। ये 3 चीज़ को फॉलो करके आप बीपीएससी यूपीएससी कोई भी तैयारी आप पूरी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं है जितना यूपीएससी है, कोई भी निकाल सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का आदमी निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, कोई आईसीएसई वाला है तो वही निकाल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ही एक इक्वलाइजिंग ग्राउंड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आकर के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोई ओवर टैलेंटेड नहीं होता है, कोई लेस टैलेंटेड नहीं होता है, सब कुछ मेहनत का खेल है। तो आप अगर मेहनत करने वाले हैं, आप अगर खुद के ऊपर टाइम दे रहे हैं या खुद को आप इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चूँकि ये पूरी परीक्षा ही एक चैलेंज है, अपने आप में एक चुनौती, एक युद्ध के समान है, तो मैं अपना समापन जो है वो अपनी एक लिखी हुई कविता में करूँगा, जो कि मैंने यही तैयारी के दौर में लिखा था। और इन्हीं चुनौतियों जो इस तैयारी के दौरान आती है, इसी के ऊपर फोकस करके लिखा था, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा कि ये इस परीक्षा के बारे में, ये परीक्षा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ और आप कैसे उसको हैंडल करते हैं उसके बारे में है। तो है भीषण रण यह संग्राम विरल, रक्त बीज सम बढ़ते रिपुदल, पर धमनियों में शेष शोणित की अंतिम धार, पराजय असंभव गूंजे बस जय की दहाड़। तो क्या कहते हैं कि चुनौती तो बढ़ती चली जाएंगी, वो आता चला जाएगा, किंतु धमनियों में शेष जब तक शोणित की अंतिम धार, पराजय असंभव गूंजे बस जय की दहाड़। जीवन है एक रणभूमि, पग पग पर संग्राम यहाँ, जो रुक जाए जो थक जाए वो वीर नहीं वो योद्धा क्या। उफनती लहरों की करे सवारी, तूफानों से जो ले रार, तट पर लगती है ऐसी किश्ती, ऐसे साहिल की जय जयकार। कदम लगे जब लड़खड़ाने, बाजुओं में हावी होती थकान, निराशा का तम गहराता जाता, छीन पड़ता जब विजय निशान। गिरे फिर से उठ खड़ा हुआ वीर वह, गूंजे रण में पुनः उसकी ललकार, टूट पड़ा वह किसी सिंह सा, लो शत्रुओं में मची पुनः हाहाकार। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि चुनौतियाँ तो आएंगी आपके समक्ष, लेकिन आपको घबराना नहीं है। चुनौतियाँ हो सकती है बढ़ती चली जाए रक्त बीज के समान, लेकिन जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, जब तक आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करते रहिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अब अंत में मैं डीकेटी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने स्टूडेंट को, जो एस्पायरेंट्स हैं और जो सफल कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों के बीच में इतना अच्छा जो माध्यम बनने का काम किया, दोनों को पास लाने का, एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने का जो रोल डीकेटी अदा कर रही है, उसके लिए मैं डीकेटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।